अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास और ज़राअत की दीगर फसलों पर बात करेंगे और देखेंगे कि ज़राअत के हवाले से जो बेहतरी महसूस हो रही है उसमें क्या फ़ैक्टर्स हैं और काश्तकार जो है इस सारी सूरत हाल से कितना खुश है, और हम वो रास्ते ढूँढेंगे कि जिसके ज़रिए नौजवानों को इस शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके और वो आगे बढ़ सकें, बेरोज़गारी के अंसर को कम किया जा सके और ख़ास तौर पर हमारे ज़राअत में और दही इलाकों में जो छुपी हुई बेरोज़गारी है उसको किस तरह कम किया जाए और जो बेरोज़गार लोग हैं उनको किस तरह एडजस्ट किया जाए। मैं सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ़ करा दूँ। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर ज़ाहिद महमूद साहब। आप डायरेक्टर हैं सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के। उनके साथ डॉक्टर शफ़कत सईद साहब हैं, आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के, और उनके साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद इलियास साहब। आप काश्तकार हैं और प्रोग्रेसिव काश्तकार हैं, जिनको हम कहते हैं कि तरक्की जो ज़राअत में है उसको अपना हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर ज़ाहिद महमूद साहब आपसे पूछूंगा कि ये जो इस वक्त बेहतरी है, कपास की फसल में बेहतरी नज़र आ रही है लेकिन ओवरऑल ज़राअत में भी बेहतरी नज़र आ रही है, उसमें प्रोडक्शन का भी एलिमेंट है, उसमें कीमतों का भी एलिमेंट है, ये सारे मामलात। इसमें जो तहकीकी इदारे हैं, ज़राई तहकीकी इदारे, उनका किरदार है, अल्लाह की रहमत है या काश्तकार की कोई मेहनत शामिल है, ये हुआ क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो होती तो अल्लाह की रहमत ही है सब कामों में, लेकिन अल्लाह ताला भी रहमत करता है उन पे जो कोशिश करते हैं। तो बेशक इसमें कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। तो दूसरा ये है कि हमने जिन रिसर्च के इदारों ने, ज़िम्मेदारों ने, सब ने मेहनत भी की है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने भी रहमत की है। अगर सारे ऐसे अल्लाह पे ही छोड़ दें तो अल्लाह भी फिर वैसे ही छोड़ देता है। तो इस दफ़ा मौसम भी सही रहा है और जो बेसिक कह लें ज़्यादातर जो हमारे ज़राई जिनास हैं खुले मौसम में ही होती हैं, किसी बंद कमरे में तो होती नहीं जिस पे कोई मौसमी असरात नहीं होने। तो ये जो बड़ा मौसम का इफ़ेक्ट आ रहा था वो है। फिर हमने मैनेजमेंट में बेहतरी लाए हैं सारे। तो मैनेजमेंट का यही हिस्सा है कि अगर एक ही वैरायटी, एक ही बीज एक आदमी को दे दें तो वो 5 मन पैदावार लेता है। अगर वही इसी माहौल में किसी दूसरे को दे दें वो 50 मन लेता है। तो ये जो 45 मन का गैप है ये मैनेजमेंट का है। अगर सही मैनेजमेंट करेंगे तो वो उतनी पैदावार बढ़ जाएगी। मतलब पोटेंशियल उतना मौजूद है। पोटेंशियल तो हमको जितनी भी वैरायटीज़ अप्रूव, ये एक लोगों को है कि जी जो बीज गलत आ रहे हैं या वैरायटी, ऐसी बात नहीं है। ये पूरे सालों के पे मुहित ट्रायल्स होते हैं और वो वैरायटी अप्रूव की जाती है जिसकी पैदावार पहली वैरायटी से ज़्यादा होती है। तो पोटेंशियल में कोई मसला नहीं है। बाकी जो हमारी मैनेजमेंट है उसमें मसला आ रहा होता है, इस वजह से पैदावार ऊपर नीचे हो रही होती है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर शफ़कत साहब से, कि इन्होंने तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया ना जी, 5 मन से 45 मन, 50 मन, तो क्या वाकई इतना फ़र्क है कि अगर हम अपनी जो ज़राअत है उसको प्रोग्रेसिव बनाएं तो प्रोडक्शन में इतना फ़र्क आ सकता है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपसे भी मैं पूछूंगा कि आप यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा तहकीक हो रही होती है, तो आपकी जो तहकीक है वो भी कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है मॉडल फार्मिंग में और काश्तकार उससे सीख रहा है या फासला है अभी? जी, बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में चीज़ें जो है ना, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो खुले इन्वायरमेंट में चीज़ें कुदरत के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रही होती हैं। कुदरत के साथ साथ उस कुदरत को समझने की ताकत अल्लाह ताला ने इंसान को दी है कि उस हालात के मुताबिक अपने आप को कैसे ढालता है, मैनेजमेंट कैसे करता है, उस मसले को कैसे हल करता है। जैसे अभी काटन की बात चल रही है, आजकल गर्म है, कि भी काटन की प्रोडक्शन अच्छी आई है। हमने सर्वे किया, फार्मर कहते हैं कि भी 50% किरदार जो है ना उसमें इन्वायरमेंट का है। अच्छा, भी हमने फार्मर से पूछा। अल्लाह की मेहरबानी है। हाँ, कुदरत ने अच्छा मौसम दिया, हालात मुवाफिक रहे और ठीक है ना। अच्छी पैदावार अच्छा, आ गई। अगला जो था उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स हैं, उसमें IPM का रोल है। उसमें IPM का रोल है, जो नुकसानदेह कीड़े हैं उनका रोल है। अब उनको कैसे मैनेज हमने किया, वो किसान की अपनी सोच थी या वो मैनेजमेंट थी। अगर हम जिन लोगों ने इंसेक्टिसाइड के स्प्रे किए उनको नुकसान हुआ,
जिन लोगों ने स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स के नहीं किए, आईपीएम पे चले, वो बेनिफिट में चले गए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये आईपीएम आपको पहले ख्याल क्यों नहीं आया? मतलब ये को मॉडल उठा कर लाए तो इतने ज़रूरी साइंटिस्ट हैं, इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, काम हो रहे, लेकिन अचानक आईपीएम का ख्याल आया। ये तो जो आम काश्तकार था वो मुद्दत से कह रहा था नहीं सर, कि जी इस तरफ आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आईपीएम का ख्याल हमें आज नहीं है, ये कई साल पुराना है, बहुत सालों पुराना है ये कंसेप्ट। मगर इस कंसेप्ट को हम अडाप्ट नहीं कर सकते थे। क्यों? फार्मर जो है ना, फार्मर भी हमारा सहल पसंद हो गया, क्योंकि उसके जहन में ये बात बिठा दी गई, कीड़ा आएगा तो दवाई से मरेगा और किसी चीज़ से नहीं मरना, नहीं तो तुम तबाह हो जाओगे। एक कीड़ा भी देखा है तो उन्हें, सफ़ेद मक्खी आ गई, स्प्रे कर दो, नहीं तो ये कपास तबाह हो जाएगी। अब हुआ ये, पिछले कई सालों से फार्मर देख रहा था कि मैं स्प्रे कर रहा हूँ तब भी कीड़ा नहीं मरता, फिर मैं क्या करूँ। अब वो सोचने लग गए कोई अल्टरनेट वे कौन सा हो, कोई ऐसा तरीका कि जिससे ये मर जाए। यही एक टाइम था कि इस टाइम पे फार्मर को बात समझाई जाए कि इंसेक्टिसाइड सब कुछ नहीं है, मैनेजमेंट के कई तरीके हैं। हम दुनिया में देखा जाए तो कल्चरल कंट्रोल से स्टार्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं, उसमें लेजिस्लेटिव कंट्रोल करते हैं, आखिर में जाके फिर केमिकल कंट्रोल होता है। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो सेक्रेटरी साउथ पंजाब आए, इम्प्लीमेंट हम नहीं करा सकते, ठीक है, इम्प्लीमेंट तो करना है जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। और इम्प्लीमेंटेशन में सबसे अहम पहलू जो है वो अवेयरनेस का है ना, अवेयरनेस का। हाँ, काश्तकार को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, हाँ जी, और उसको ये बताया जाए कि ये कामयाब तरीका। ये काश्तकार हमारे हाँ साथ प्रोग्रेसिव काश्तकार मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं ना जी। इलियास साहब, ये जो ज़रूरी तहकीक के इदारे और यूनिवर्सिटी जो तहकीक का इदारा भी है, तालीम का इदारा भी है, ये कह रहे हैं कि जी हमने आईपीएम जो है वो इस दफ़ा बेहतर अंदाज से पेस्ट मैनेजमेंट की है, तो ये आप तक अवेयरनेस पहुंची, और पहुंची तो आपको गाइडलाइन भी मिली कि इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है? हाँ जी, मैं इसको थोड़ा पीछे जाऊँ। अगर कपास के काश्तकार जो है ना, पिछले कई सालों से मायूस कुन सूरत हाल में आ रहे थे। ठीक है। ख़ुसूसन इस साल जो मुल्तान जोन के काटन ग्रोअर था, उसने बड़ी मायूसी और यानी कि कोई अल्टरनेट क्रॉप की ऑप्शन ना होने पे ये काटन लगाई। ठीक है। और जब उसने लगाई, पिछले कई सालों से वो दिल बर्दाश्त था, तो एक उसमें यूँ समझ लें वो उसने अखराजात और पेस्टिसाइड के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। दूसरा, जब महकमे ने अपनी रिकमेंडेशन के ऊपर भी यही कहा कि आप पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि न करें, शुरू में आईपीएम कंसेप्ट मुतारिफ़ कराया। उसमें साथ कुदरत भी मेहरबान हुई, मौसम में सूरत हाल बेहतर रही, शुरू में पेस्ट अटैक भी कम देखने में आया, कल्चरल प्रैक्टिस मुतारिफ़ कराई गई। मेरे अपने फार्म के ऊपर एक आईपीएम प्लाट का इनकाद किया गया सेक्रेटरी साउथ पंजाब की तरफ से, जिसके ऊपर शुरू में जो हमारा थ्रिप्स वगैरह का अटैक होता था, पहले हम स्प्रे करते थे, उन्होंने कल्चरल प्रैक्टिस के तहत उसमें गोडी वगैरह चलवा के उसको कंट्रोल किया, जिस पे पहले हम इतना फोकस नहीं करते थे। ठीक है। उसके बाद उसमें पिंक का अटैक आया। वो पिंक का अटैक अगर जुलाई में आ जाए तो लोगों की ये प्रैक्टिस होती थी, पैराथ्राइड शुरू कर देते थे। पैराथ्राइड शुरू होने से दूसरे सकिंग इफेक्ट अप हो जाते थे। इस साल हमने एक नई प्रैक्टिस की, कल्चरल प्रैक्टिस के साथ जो चंद एक पिंक के मुतासरा फ्लावर थे उनको चुनवा लिया और उनको तदफीन कर ली। ये खुश हैं तो आगे हमारी फ्यूचर क्रॉप महफूज रही। इसके ऊपर बाद में प्लांट इंस्टेक्ट मटेरियल के तहत जिसमें नीम, कोड़तुम, हिंग वगैरह का भी करते रहे। लेकिन मैं फिर ये बात अपनी ऐड करूंगा, कुदरत भी हमारे नीयतों के ऊपर कुदरत ने मेहरबानी की, काश्तकार के पास पैसे ही नहीं थे कि वो स्प्रे करता, उसने पैसे बचाए, अल्लाह की बेहतरी होगी, और महकमे की सस्ती रिकमेंडेशन के ऊपर अमल करता चला गया। अच्छा, ये बताएं कि एक तो ये है कि हमने पेस्ट कंट्रोल करने के लिए एक मुतबादिल ज़रिया अख्तियार किया, एक फैक्टर ये है कि मौसमी हालात मुवाफिक रहे। लेकिन ये मौसमी हालात देखें ना, कब बारिश होनी है, कब नहीं होनी, तूफ़ानी सूरत हाल होगी, धूप तेज़ होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा, इसकी आगाही भी जो है वो काश्तकार के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो बतौर काश्तकार ये मौसम की सूरत हाल आप कहाँ से जानते हैं? कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको आइंदा 15 दिन के लिए फ़ोरकास्ट देता हो, या आप अंदाज़े लगाते हैं, उससे चलते हैं? पिछले अगर सालों की रिकमेंडेशन, वेदर रिकमेंडेशन देखें तो वो तकरीबन पूरी नहीं उतरी, लेकिन फिर भी महकमा ज़राअत के काफ़ी ऐसे ज़राए हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन आती रहती है। आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? सोशल मीडिया से भी मिलती है और महकमा ज़राअत से भी मिलती है, लेकिन ज़्यादा आज तक महकमा ज़राअत से किस तरह मिलती है आपको?
उनके अक्सर वेबसाइट ग्रुप होते हैं, उनके अंदर वो अपडेट जो भी वेदर की होती है, फोरकास्ट की होती है, पीसीसी के भी ग्रुप हैं और नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के भी कुछ मोबाइल कंपनियों ने भी ये प्लान शुरू किया था कि वो काश्तकारों को जो है मौसम की सूरत हाल से नहीं, वो आगाही इतने देंगे। वो इतने नहीं। अच्छा, उधर से नहीं वो पहुंचे। इतने नहीं, वो इतने नहीं। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये मौसम ज़राअत के साथ बड़ा अटैच है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया भर में तो आप घर से बाहर निकल रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं, तो वो भी आगाही होती है कि जी बारिश होने वाली है, छतरी लेकर जाएं, मौसम इस तरह होगा। तो हमारे यहाँ तो काश्तकार बिल्कुल ब्लाइंड है, उसे पता ही नहीं होता कि आइंदा 10 दिन में, हफ्ते बाद, हफ्ते में 2 दिन बाद क्या होने जा रहा है। तो ऐसा कोई इदारा है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि काश्तकार को मौसम के हवाले से आगाही मिल सके? हाँ जी, तो इसके लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और उसका एक सब स्टेशन हमने अपने इंस्टीट्यूट में कायम कर रखा है और जिसकी लोकेशन पूरी दुनिया में जा रही होती है कि कैसा वेदर रहेगा और हमारे ऑफिस से जा रही होती है। अच्छा, किस तरह जा रही है? मैं बता रहा हूँ, तो वही ये तो इंटरनेशनली चलते सारा, इसके यानी कोड होते हैं, वो ये इसको एक कोड मिला हुआ है। तो दूसरा ये कि हमारी वेबसाइट है, उसमें हर 3 दिन की अपडेट हो रही होती है, 15 दिन वाली भी है, 3 दिन वाली, हर तहसील की है। तो फार्मर्स को बताया गया हुआ है, लियाज साहब को पता है, वो हमारी वेबसाइट पे हर वक्त अवेलेबल है और कॉटन के जो मखसूस एरियाज़ हैं उनके लिए अवेलेबल होती है, तहसील तक अवेलेबल है, तहसील की अलग है, ज़िले की अलग है। अच्छा, तो ये इतनी आप मॉडल फॉर्म भी बनाते हैं, आपको भी ज़ाहिर अवेयरनेस चाहिए होती है, आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी काश्तकारी करते हैं ताकि लोगों को दिखा सकें कि ये मॉडल है, तो आपको अवेयरनेस मिलती है प्रॉपर? जी सर, नहीं, हमने क्या किया हुआ है सर, हमारा जो है ना मेट्रोलॉजिकल स्टेशन जिस तरह डॉक्टर साहब के पास भी है, हमारे पास भी है, हमने एक जो साइंटिस्ट का एक ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा, जो हर 15 दिन, बल्कि जब सीज़न होता है कॉटन में तो हर हफ्ते बाद बैठता है, नहीं तो हर 15 दिन उसकी मीटिंग होती है। अच्छा, वो जो फोरकास्ट चल रही होती है मौसमी हालात की, उसको जो साउथ पंजाब में या पंजाब में कह लें कि भी जो जो क्रॉप्स उग रही होती हैं उनके लिए वो एडवाइजरी देता है। अच्छा, कि भी किस क्रॉप के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आगे मौसमी हालात ये हैं, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बारिश आनी है, बादल हैं, पानी कब लगाना है, आपने नहीं लगाना, ये सिचुएशन हम फिर एक पूरी रिकमेंडेशन दे के जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है हम उनको भेज देते हैं। वो उनकी वेबसाइट पे भी आता है और हमारी वेबसाइट पे भी होता है। क्या वेबसाइट तक हर काश्तकार की एक्सेस है और वेबसाइट ही बेहतर ज़रिया है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का? इस पर हम डिटेल से बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर शफकत साहब, आपसे हम बात कर रहे थे और ज़िक्र हो रहा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ख़ास तौर पे मौसमी सूरत हाल की, ये वेबसाइट पर जारी कर दी जाती है। तो क्या काश्तकार की एक्सेस है वेबसाइट तक और उसके लिए उसको इम्यून भी है, उसको पढ़ना भी आता है या नहीं? ये सारी सूरत वो चीज़ें जो है ना, वो वक्त गुजर गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे काश्तकार के पास जो अब सिचुएशन है, वो उसके पास लेटेस्ट मोबाइल आपको नज़र आता है जब आप जाते हैं उससे मिलने के लिए। वो क्योंकि वही चीज़ हम मुख्तलिफ़ जगहों पे भेजते हैं, हम रेडियो पे भेजते हैं, हम डिफरेंट न्यूज़ जो पेपर हैं उनमें भेजते हैं, और उसके अलावा वेबसाइट पे भी होता है। इसका मतलब है कि जो पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन भी जाती है, एग्रीकल्चर वालों के पास भी जाती है, और जिस तरह लियाज साहब बता रहे हैं कि इनको इंफॉर्मेशन फिर उन एग्रीकल्चर वालों की तरफ से भी आती है। तो जो ज़रिए हैं हमारे पास एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के, पेस्ट वार्निंग के, या जो फार्मर वेबसाइट को देखते हैं या जो नहीं देख सकते, क्योंकि हर किसी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए भी। इस दौर में तो कोई मुश्किल नहीं है, यही मीडिया है हमारे पास, यही मीडिया है, इसमें 100% हम इस तरह पहुंचा सकते हैं। जो फ़ोन है और जो इंटरनेट है, अपना कंप्यूटर के मार्केटिंग के हज़ारों मैसेजेस जो है रोज़ाना मिलते हैं, आपको मिलते होंगे, पासान होते हैं, तो ये मैसेज भी तो भेजा जा सकता है ना जी, आसान लफ्ज़ों में, उर्दू ज़बान में, काश्तकार की फ़हम के मुताबिक। अगर इस खित्ते में है तो सराइकी ज़बान में, सिंध में है तो सिंधी ज़बान में, ये मैसेज बहुत अच्छा आइडिया आपका। हाँ जी, ठीक है ना जी। और इसमें मेरा ख्याल है कि ये जो मोबाइल कंपनीज़ हैं वो भी इसके लिए ताउन के लिए भरपूर तैयार होंगी। अच्छा, एक अहम मामला जी डॉक्टर साहब, वो ज़राई तहकीक है। जो ज़राई तहकीक हो रही है, अगर उसको जांचने का पैमाना हम काश्तकार को बनाएं तो काश्तकार उससे मुतमईन नज़र नहीं आता। आप बतौर साइंटिस्ट और ख़ुद एक ज़राई तहकीकी इदारे में डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं,
आप खुद मुतमिन हैं कि जो ज़राई तहकीक हो रही है ये ठीक है, और अगर इसे बढ़ाने की ख्वाहिश है, कोशिश है, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगी? तो मुतमिन तो अल्लाह ताला हर किसी को हर चीज़ देता है, उससे भी कोई मुतमिन नहीं है लोग। तो हर किसी को मुतमिन करना ये अच्छी बात भी कह लें मुमकिन नहीं है। तो ऐसा है कि तहकीक को अगर कंपैरिजन कर लें हम, तो अगर मैं कॉटन की बात करूं तो जिस टेम्परेचर पे हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं दुनिया में इस टेम्परेचर पे कहीं भी नहीं होती। हमने डेटा प्रेजेंट किया अपना वेदर का यूएसए में जो आईसीएसई की मीटिंग होती है कि हमारे पास ये टेम्परेचर होता है। तो उन्होंने पता है क्या कि उन्होंने कहा यू आर ग्रोइंग कॉटन इन द हेल, ये है हमारे लिए। और ये जब नामुतमिन होना, ये तो अल्लाह ही मुतमिन करे फिर करे। तो मौसमी हालात तो हमेशा से हाँ रहे जी, हैं। ऐसे ही मैं बताने लगा हूँ कॉटन, हाँ वो टाइम था ना डिफरेंट था वो, उसको उसके साथ कंपेयर किया जाता है ना। अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज के साथ, ऑरेंज को लेमन के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। तो जिस वक्त हम पैदावार लेते थे वो किस मौसम में लेते थे वो अब देखें और आजकल वो देखें, ये डिफरेंसेस हैं। और जो चीज़ें, चंद चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ यहाँ पे ही हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मसलन ये हाई टेम्परेचर, ये एवरेज टेम्परेचर हमारा 36 है। अगर 32 हो तो बॉल के अंदर फाइबर जो बनता है ना वो रुक जाता है 32 से ऊपर। तो जिन ममालिक की हमसे ज़्यादा है उनका एवरेज 30 से नीचे होता है। तो ये एक बुनियादी वजह है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि वहाँ बड़ी रिसर्च हो रही है वो हम यहाँ ले आएँ, तो ला के अगर देखा है हमने, मसलन जो तुर्की में 5-7 ग्राम का बॉल था, यहाँ पे तकरीबन कह लें 1 ग्राम से भी नीचे ही आ गया। मेरे पास इस पूरी दुनिया से 6000 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। तो वो मैं अगर इनको हर दफ़ा मेंटेन करना होता है जेनेटिक कह लें रिकम्बिनेशन के लिए कि और बने, तो उनमें उनका सर्वाइवल भी हमारे मौसम में मुश्किल है कि सिर्फ ग्राम्स में जी देखें ना, जस्टिफाई जो करते रहें वो अपनी जगह पर जाहिर है। लेकिन अच्छा, ये मौसमी हालात भी हमेशा से रहे कि कोई एक फसल तो हो ना जिसमें हम दुनिया से ज़्यादा पैदावार कपास में हम तो जिस शोबे को आप उठाएंगे ना, ये उसमें दुनिया से पीछे हैं। तो अगर कपास में हमें मौसमी हालात सही मुनासिब नहीं मिल रहे, तो ऐसे जोन भी हैं जहाँ मौसमी हालात जो है वो साजगार हैं, लेकिन हम वहाँ भी अपनी पैदावार बहुत कम ले रहे हैं और बाकी फसलों में भी कम ले रहे हैं। तो ये सारा मामला मेरा ख्याल है कि अभी हमें ज़राई तहकीक पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो तो बात की मैंने कि हर चीज़ फाइनल तो नहीं हो जाती, तो इसको बेहतर बनाने के लिए चलती रहती है, हम बेहतर कर रहे हैं। हमने अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली बात करें तो उस पर भी काम चल रहा है काफ़ी, यानी कि अगर इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन्स, वो ड्राउट के रेजिस्टेंस, वो भी हमने कंस्ट्रक्ट करवाए हुए हैं, तो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द वो हमारी वैराइटीज़ आ जाएंगी जो मुख्तलिफ जीन के साथ। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, माशी मसला है, इदारों के पास फंड्स की कमी है जिसकी वजह से तहकीक में मुश्किलात जो हैं। हमारा दायरा है ना स्पेशली, इसके लिए हमारा जो कौमी बजट है उसमें 1 रुपया भी नहीं है। और ये बजट सारा हमारा इस जो हर का जो बेल है कपास की, उस पे 50 रुपए के हिसाब से आना है, जो पिछले 4 साल से बिल्कुल बंद है। बेल बढ़ाएं पैसे बढ़ जाएंगे तो बड़ा नहीं, बेल जितनी बेल है उतना भी नहीं आता। उन्होंने ये बिल्कुल ही बंद किया हुआ है। और ये चैलेंज है कि अगर आप जहाँ से मर्जी लें, इसके बराबर की रिसर्च आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, मैं आपको कंपैरिजन करवा देता हूँ। यहाँ एक और कंपनी है, वहाँ से सारे बाहर से लोग लाए गए हैं। अच्छा। सारे कुछ ना कुछ वो अपने आप को ऐसे ही कहते हैं कि ये जी यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से वहाँ हमने साइंटिस्ट रखे हैं, लेकिन उनका हमारे मुकाबले में बिल्कुल हाफ से भी नीचे चल रहा है। डॉक्टर शफकत साहब, आप ज़ाहिर है एक ज़राई यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, वहाँ भी तहकीक हो रही होगी, कॉटन पर भी ख़ास तौर पे फोकस होगा, बाहर के जो हमारे तहकीकी इदारे हैं वो भी अपनी रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके दरमियान और तहकीकी इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन है? आपके स्टूडेंट्स जो रिसर्च करते हैं, जो कुछ वो ढूंढते हैं, रिकमेंडेशन लाते हैं, उनको कहीं यूटिलाइज़ किया जाता है? ये तहकीकी इदारे आपकी रिकमेंडेशन को ले जाके उस पर मज़ीद काम करते हैं या ऐसा नहीं है? सर, चीज़ें चलती रहती हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। एक तो ये है कि हमारी जो तहकीक होती है, पहली बात तो ये है कि वो दुनिया के लेवल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी इंटरनेशनल जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी हमारा लाइज़ान होता है। चाइना, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ इक्वली हम उस लेवल पे जाके काम कर रहे होते हैं। मेन मसला ये नहीं है कि रिसर्च हो नहीं रही, रिसर्च कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो फार्मर के पार्ट पे आती हैं।
फार्मर बेचारा मजबूर है। एग्रीकल्चर में फार्मर को सपोर्ट नहीं मिलती जितनी। सपोर्ट किस किस्म की? फाइनेंशियल सपोर्ट? फाइनेंशियल यानी कि उसके पास सब्सिडी नहीं मिल रही, इनको सब्सिडी की बात नहीं कर रहा। हाँ। चीज़ें जो है ना अब ऐसी इतनी महंगी होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। फार्मर की अब पिछले 4-5 साल से हम सिर्फ काटन को ही डिस्कस कर लें तो फार्मर के पास कुछ नहीं है। कर्ज़े ले ले के तो उसने दवाइयाँ ली थी, अब वो उस कर्ज़े में अभी तक दबा हुआ है। अभी उसको सांस आया इस साल कि भाई चलो मैं कुछ जो है ना सूरत हाल मेरी हौसला मिला है कि हौसला भी आया ज़राअत आगे अभी मैं जारी काटन रखनी है। लगाऊंगा। हाँ। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि कोई पॉलिसी ऐसी हो कि जिसमें फार्मर को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उसको चीज़ें दे दी जाए कि हाँ भाई ये तू सीड ले ले, ये तू अपना खादें ले ले। उसके लिए तो सब्सिडी हुकूमत दे रही है, खादों पर भी दे रही है और बाकी अशिया पर भी है। तो वो आए दिन आप भी सुनते रहते हैं सिचुएशंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। मगर ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए तो अब प्राइस का मामला है, बहुत बड़ा उसका रोल है कि फार्मर को पता चल गया कि इस दफ़ा अगर ये प्राइस जो 5000 है सीज़न से पहले अनाउंस हो जाती तो ये काटन जो 20% 25% कम हुई है एरिया पे लगी है, ये हो सकता था 30% ज़्यादा एरिया पे लगी होती। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, समझ नहीं आती कंट्रोल कहाँ पे हो रही होती हैं। तो उसकी वजह से हमारे फार्मर तक वो चीज़ उसको रसाई नहीं है कि क्वालिटी की चीज़ें उसको कहाँ से मिलें। अगर हम कहते हैं कि भाई ये पेस्टिसाइड आप स्प्रे करो, मगर फार्मर को उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता जितना उसने स्प्रे किया है, उसको आउटपुट उतना नहीं मिलेगा, तो वो बेचारा क्या करेगा। तो मसाइल हैं, रिसर्च भी है, मगर कहीं कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन भी है। अब या उसमें कहीं नहीं खला है, खामी है? खला थोड़ा बहुत है। ठीक है। इस खला को अब जो सेक्रेटरी साउथ पंजाब ने आके इस खला को दूर किया है। उन्होंने तमाम इदारों को इकट्ठा किया है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को इकट्ठा किया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलाया है। फर्ज करो हमने जो रिसर्च की है पिछले साल, हमने बताया कि ये पेस्टिसाइड्स हैं, इसको अगर आप स्प्रे करेंगे तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। मानने को तैयार नहीं थे, वो कहते हैं, कोई बंदा भी नहीं मानने को तैयार नहीं था कि यार ये क्या चीज़ है, कई साल पुरानी चीज़ें हैं, ये कैसे काम करेंगी। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को बुलाया कि ये काम आप इसको वैलिडेट करें कि बाकी ये जो कह रहे हैं ठीक है। सारों ने फिर किया, सब ने उस पर जो रिज़ल्ट आया वो सेटिस्फाइड हुए, तब जाके वो जो हम अपने काश्तकार भाई से ही पूछते हैं ना जी, वो बताएंगे आप मुतमिन हैं ये जो तहकीक हो रही है ज़राई इदारों में भी और ज़राई तालीमी इदारों में भी, ये तहकीक आप तक पहुंच रही है? पहली बात ये। दूसरा ये है कि जो तहकीक हो रही है उसके नताइज से आप मुतमिन हैं? अगर माजी की मिसाल देखें तो जो रिसर्च इदारों की तहकीक से मटेरियल तैयार होता था उस पैमाने पर अब बहुत पीछे हैं। अच्छा, मौजूदा तहकीक पे मैं इत्तफाक माजी के मुकाबले में नहीं करता। दूसरी अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की है कि हमारे पास ऐसी एग्जांपल भी हैं 5 मन और 50 मन एक वैरायटी, ये मैं कहता हूँ ये भी गलत बात है। फार्मर तन मन धन की बाजी लगाता है, इनकी वैरायटी का जो पोटेंशियल इनके रिसर्च इंस्टीट्यूट में इतना नहीं आता जितना फार्मर फील्ड उसमें फार्मर उसको फोकस करके लेता है। तीसरी जिसका पैसा लगा है, वसाइल खर्च हो रहे हैं, 5 और 50 वाली मिसाल मैंने किसी फील्ड में अपनी लाइफ में नहीं देखी। अच्छा। एक वैरायटी। दूसरा, एक रिसर्च इदारों की मैं एज अ ग्रोअर से ये समझता हूँ एक सबसे बड़ी आपका मुंह बोलता सबूत है फार्मर फील्ड। NCVT ट्रायल के मुताबिक आपकी 18 वैरायटियाँ ठीक है आ गई हैं, उनमें बड़े बड़े इदारों की अप्रूवल हो गई। फार्मर फील्ड में जाकर उनको अप्लाई करके देखें वो आपके पास बेहतरीन लेबॉर्ट्री वो क्या कहती है। वहाँ फार्मर फील्ड के ऊपर जिस वैरायटी की अच्छी परफॉर्मेंस है उन इदारों को, उन रिसर्च इंस्टीट्यूट को, उन डॉक्टरों को गवर्नमेंट तगमा इम्तिहान से नवाजे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। ऐसे भी हैं अभी आज की फील्ड के भी हैं, आज की एग्जांपल भी है। कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनमें अच्छी वैरायटी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। उनमें मौसम के साथ साथ जो काटन के इशू हुए हैं, एक तो मौसमियाती तब्दीली के साथ काटन बर्बाद हुई है, दूसरा कुछ ऐसे पेस्ट अटैक आए हैं उनमें कुव्वत मुदाफ़ियत है। मौजूदा पेस्ट अटैक की जो तब्दीली आई है, मौजूदा पिंक का अटैक आया है, पिंक के अटैक आने से ही जब फार्मर उसका स्प्रे करता है, पैराथ्राइड करता है, सकिंग इफेक्ट पड़ते हैं, वो हैं उनमें वो चीज़ें नहीं हैं। ऐसी हमारी डॉक्टर साहब से और आज के प्लेटफॉर्म से
ये रिसर्च इदारों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी वैरायटी इंट्रोड्यूस कराई जाए जो कि इन मौजूदा पेस्ट अटैक के बरहान के ऊपर भी काबू पाएँ। हमारी जड़ी बूटियों के मसाइल हैं, उनमें ट्रिपल जीन अच्छी वैरायटियाँ आ रही हैं। तीसरी बात आ रही है गवर्नमेंट वसाइल जो मौजूद हैं, इन पर आपके साथ मैं एज अ ग्रोअर देखूँ तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी प्रोडक्शन हुई है। उसमें अजनास काटन के अगर पिछले सालों की निस्बत देखें बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, 5,000-5,500 तक मिल रहा है। अगर पीछे काटन की बर्बादी देखें तो उसमें एक फैक्टर ये भी था कि काटन ग्रोअर को आलमी मार्केट से अरबों रुपए का चूना लगा के कम कीमत दी गई थी। एक तो कुदरती इफेक्ट आया, पेस्ट अटैक आया, दूसरा कम कीमत दी गई। ये भी फार्मर दिल बर्दाश्त हुआ, काटन पे पीछे गया। 3200-3400 उसको मिलता था, 400 पिकिंग जाती थी, 2800 2000 में 3000 में क्या बनता था। लेकिन अब 5000-5500 ये भी खुश हैं इकदाम है। लेकिन अगर जो अभी भी प्रॉब्लम दरपेश हैं हमारे इनपुट के खाद्य हैं, अभी आप कह रहे हैं खादों की सब्सिडी, आप ऑन ग्राउंड फील्ड में जाके देखें ये 20% बड़ी फिगर में बता रहा हूँ, वरना 10% भी फार्मर इससे मुस्तफ़िद नहीं हो रहा। तमाम ही ज़राई मुदाखिल के इनपुट जो हैं वो अफरात ज़र की कैटेगरी में आ गई, उनकी कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। आप DAP को देखें कहाँ चली गई है। आगे वीट का सीज़न आपका आ रहा है, वो स्टॉक किए बैठा है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आपने आसानी पैदा करनी है इसमें स्टॉकिया को ख़त्म कर दें, मिडल मैन का जो रोल है वो ख़त्म कर दें। वो इसका ऐसे ही है, मैंने वीट क्रॉप काश्त की है, उसको 6 महीने मैंने तैयार किया है, रात दिन की सहूलतें बर्दाश्त की है। जब मेरी तैयार होती है तो उसको मैं स्टोर नहीं कर सकता। लिहाज साहब मिडिल मैन को ख़त्म कर दें तो क्या मैकेनिज्म होगा? मिडिल मैन ही तो जाके आपकी फसल खेत से जाके आपसे खरीदारी कर लेता है। अदरवाइज तो जो मैकेनिज्म है उसमें तो आप फंस जाएंगे। मुश्किल हालात है, जहाँ जहाँ खराबी है उसको दूर किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल रातों रात मिडिल मैन को ख़त्म नहीं किया। मैं इसी आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं स्टॉकिया मिडल मैन इनपुट के हवाले से बात कर रहा हूँ। अगर मैंने गंदम तैयार की है, मेरी प्रोडक्शन है, उसको मैं स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि ये अवाम उन्नास की खुराक है। क्यों उसको मैं फौरी सेल करने का पाबंद हूँ। एक फर्टिलाइजर फिर यहीं से शुरू करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन एक मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब से बात कर रहे थे। इलियास साहब मुझे ये बताएं कि ये सारी सूरत हाल और ये ख़राबियाँ अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अभी जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात में मेरा ख्याल है मुश्किल है कि हम एडवांस जो है मिडिल मैन के किरदार को ख़त्म कर दें। कोशिश तो की जाती है, लेकिन समटाइम्स ये मिडिल मैन ही ब्लेसिंग नज़र आता है और ये ख़रीदारी के अमल में उसकी मौजूदगी जो है वो काश्तकार को बड़ा हौसला देती है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कपास की फसल जब तबाही से दो चार थी और पैसे भी अच्छे नहीं मिल रहे थे और फसल की जो पैदावार थी फी एकड़ वो भी बड़ी कम हो गई थी, तो काश्तकार ने कपास की फसल को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया। तो आपने मुतबादिल फसल के तौर पे किसको अडॉप्ट किया? और अब जो सूरत हाल बन रही है, तो क्या आपके भाई बहन जो दीगर काश्तकार हैं वो ये सोच रहे हैं कि दोबारा कपास की तरफ आया जाए? हाँ जी, 2-3 सालों से जो काटन क्राइसिस आ रहे थे उसमें फार्मर काटन को छोड़ के वो मक्की के ऊपर शिफ्ट हुआ, राइस के ऊपर शिफ्ट हुआ, लेकिन वो वक्त के साथ साथ उनमें भी अब जो है ना मसाइल बढ़ते गए। अगर इस साल का 2021 को देखा जाए तो काटन ग्रोअर इस वजह से भी खुशहाल नज़र आ रहा है क्योंकि हमारी मेज़ क्रॉप में भी काफ़ी मसाइल फाल आर्मी वार्म के नज़र आ रहे हैं। राइस को देखा जाए तो पानी की खपत हमारी पूरी नहीं हो रही, हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उस राइस का पानी पूरा कर सकें। और काटन पे जो इस साल पेस्ट अटैक कम आया है और अच्छे प्राइस हैं, इंशाल्लाह ताला अगर गवर्नमेंट की तरजीहात इसमें शामिल रही, अगले साल फार्मर अल्टरनेट क्रॉप की तरफ जो गया था वो बैक थ्रो ज़रूर होगा, काटन की तरफ दोबारा आएगा। क्यों जी डॉक्टर साहब जी, कैसा लगता है कि कपास की रिवाइवल होती नज़र आ रही है, वापस इस तरफ आएगा काश्तकार? इंशाल्लाह, क्योंकि हमने इस चीज़ को देखते हुए हमने पूरे साउथ पंजाब का सर्वे किया है। फार्मर को भी रीज़न देखी जाए, फार्मर क्या कहता है, हम तो अपनी ज़बान से कह रहे हैं ना, फार्मर की ज़बान क्या कहती है, तो उसमें जो 90% फार्मर थे वो कहते हैं कि हम कपास को उगाएंगे और ज़्यादा एरिया में उगाएंगे। अच्छा, हाँ जी, हौसला मिला है उन्हें? हौसला मिला है उनको, और वो यही कह रहे हैं कि भाई मेन मसला जो है अब हमें समझ आ गई है। वो कहते हैं कि हमारे जहन में एक पेस्टिसाइड का खौफ था, अच्छा, वो उतर गया है। अब पेस्टिसाइड का बिजनेस करने वाले तो परेशान होंगे? नहीं, परेशान नहीं, मैं तो कहता हूँ उनके लिए तो नए एवेन्यूज़ खुले हैं ना। अच्छा, क्योंकि नए मौके आए हैं। अब पूरी दुनिया जो है ना पेस्टिसाइड को छोड़ रही है। ठीक है, हमारे मुल्क में ही बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। इवन चाइना ने भी अपनी इंडस्ट्री पेस्टिसाइड की वहाँ पे ख़त्म करके कई और मुल्कों में लगा रही है।
क्योंकि वहाँ पे वो उसको भी दूर कर रहे हैं। सारी दुनिया बायोलॉजिकल कंट्रोल पे आ रही है, कल्चरल कंट्रोल पे आ रही है। बायो कंट्रोल में अब हमारी यूनिवर्सिटी ने इन जो कौड़तुमा है, अक है, बकैन है, इनके अंदर जो टॉक्सिक प्रोटीन है वो निकाल के उसका फार्मूलेशन बना लिया। अब इस तरह की चीज़ें ये इंडस्ट्री वाले प्रोड्यूस करें, उसको मार्केट में ले आएँ, फार्मर को दें। अच्छा, ये सेफ़ हैं, इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ हैं, ये उन बेनिफिशियल जो दोस्त कीड़े हैं उनके लिए सेफ़ हैं। क्योंकि जब दोस्त कीड़े होंगे तो कपास के साथ साथ वो चलते हैं, कीड़ों को कंट्रोल करते हैं। अगर उनको हम मार देंगे तो फिर सिर्फ ज़रिया एक ही रह जाता है, पेस्टिसाइड। फिर इन्वायरमेंट भी हमें जो है ना फेवर नहीं करता। अब आगे आने वाले हालात में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम इस तरह से हल कर सकते हैं कि सारी चीज़ों को मिल के हम लेके चलें, इंडस्ट्री भी इस पे सोचे। अब तो आगे जो सूरत हाल चल रही है वो है माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। माइक्रोबियल में ये होता है कि जो ये फंगस है, बैक्टीरिया है, निमाटोड है, वायरस है, ये माइक्रोब्स हैं, ये बेनिफिशियल भी होते हैं। जिस तरह हार्मफुल होते हैं, ये बेनिफिशियल भी होते हैं। ठीक है। हम इसको कहते हैं एंटोमोपैथोजेनिक। एंटोमोपैथोजेनिक ये होते हैं कि ये जो कीड़े हैं ये उनको मारते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं। और जब ये हमारा प्रोग्राम भी एग्री बिजनेस है ना जी, ज़राअत से वाबस्ता जो सनतें हैं उनको भी उठाना है और कोशिश करनी है रोज़गार के नए वाक़े पैदा हों। तो ये जो आप पहलू बता रहे हैं कि इसमें टॉक्सिक एलिमेंट निकाल कर उनको यूज़ किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे एडिबल ऑयल भी हम बाहर से मंगवाते हैं, उसके भी नए रास्ते खुल सकते हैं। बहुत सारे नए रास्ते। तो ये इसके लिए आप कोई गाइडलाइन जो नौजवान हैं इस तरफ आने वाले उनको फराहम करेंगे कि वो क्या करें जिससे उनके लिए कोई इसमें रोज़गार का रास्ता जी। निकलता असल में हम यूनिवर्सिटी जो हमारी है ना सर, उसमें हम ये हमारा मेन एस्पेक्ट होता है। हम स्टूडेंट को जब ग्रेजुएट करते हैं तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जा रहे होते हैं। ठीक है। कि आपने अगर उसके पास ज़मीन नहीं भी है, हाँ, तब भी वो बिजनेस कर entrepreneur सकता है, बन सकता है। हम कंपटीशन कराते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। कि आपको बिज़नेस आइडिया अपना बनाएं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अभी भी हमारे यूनिवर्सिटी में 28 अक्टूबर को एक डाइस कंपटीशन होता है। डाइस कंपटीशन में ये होता है कि पूरे मुल्क से हम यूनिवर्सिटीज़ को बुलाते हैं, आप अपने आइडियाज़ लेके आएँ, बिज़नेस आइडियाज़। हम इंडस्ट्री को भी इनवाइट करते हैं। ठीक है कि आप भी आएँ और उन आइडियाज़ को एवेलुएट करें। अगर कोई आइडिया आपको पसंद आता है तो आप उसमें अपनी फंडिंग करें। वो शेयर बेस्ड के ऊपर आप वो प्रोडक्ट या वो टेक्नोलॉजी वो ले जाके अपनी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराएं। वो स्टूडेंट भी आपके साथ शेयर होल्डर होगा, वो बिज़नेस करेगा, आप उसके साथ मिलके अपना काम करेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करते हैं हर साल। ठीक है। नए नए बिजनेसेस आते हैं, नए नए प्रोडक्ट आते हैं। अब जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं उनकी हम अब फार्मूलेशन करते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जिस तरह अब हमने एक प्रोडक्ट बनाया है मैंगो सडन डेथ। आम की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी थी, आम मर जाते, तबाही हो गई। हाँ। तबाही हो गई। अब वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, हम उनको सिर्फ खेत में हम उसको पानी के साथ बहा देते हैं, वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट डॉक्टर है। साहब ये आपने उस वक्त फ्राहम किया जब दरख्त ख़त्म हो गए? नहीं नहीं, अब भी है मतलब प्रॉब्लम है। ऐसे वक्त था, इस वक्त ये दरख्त ख़त्म हो रहे थे, लोग दरख्तों को देखते थे कि ये खड़े खड़े मर जाते हैं, ये क्या होता है। तो उस वक्त सारे देखते रहे तहकीक इदारों की तरफ और यूनिवर्सिटी की तरफ कि यहाँ से कोई शायद इसके भी हमने काम किया। उस वक्त भी उस चीज़ को जो है ना हमने एड्रेस किया था, क्योंकि 10 साल मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके इस चीज़ पे काम किया। उस वक्त में बीजेड हमने देखा कीकर जंगल के जंगल जो है वो सारे खड़े खत्म हो गए। बिल्कुल लेकिन वो है। किसी ने परवाह नहीं की उस वक्त। हाँ, ये और बात है कि क्योंकि ये जंगलात के साथ लिंक था, हम मैंगो के साथ लिंक कर रहे थे, तो उसमें अब ये है कि मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं। अब रुका क्यों है, पहले तो बहुत ज़्यादा थे ना। अब वो फार्मर जो विजिलेंट है, जो देखते हैं कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है, वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे एक अहम सवाल ये है कि कपास के हवाले से, कपास की फसल से रिलेटेड जहाँ और बहुत सारे मसाइल उभरे, वहाँ एक मसला जो है वो अगेती काश्त का था, जिसे एक वक्त में हमें ये बताया गया कि जी अगर इसे आप अर्ली सोइंग कर लेंगे, अगेती काश्त कर लेंगे तो पैदावार बढ़ जाएगी। वो इतनी अगेती होती गई कि फिर रोकना पड़ा कि मेहरबानी करें जनाब, इसको अगेती इस मौसम से पहले काश्त ना करें। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि लोगों ने गंदम की फसल छोड़ दी
और सिर्फ वन क्रॉप पर आ गए कि जी इसको हम बहुत वक्त से पहले लगा लेंगे और अच्छी पैदावार हासिल करेंगे, और सम टाइम ऐसा भी हुआ कि उसी फसल को उन्होंने रिपीट भी किया। तो अब ये एक फिर बड़ा नाजुक सा मरहला आ गया, क्योंकि इस दफ़ा प्राइस भी अच्छी मिली, पैदावार भी अच्छी हुई। तो हमारे यहाँ तो भेड़ चाल है ना जी, अचानक फिर काश्तकार इस फसल की तरफ आएगा और कोशिश करेगा कपास ज़्यादा से ज़्यादा उगाए, और अगेती कपास के लिए फिर जो है वो कोशिश होगी। तो इसके हवाले से भी कोई आप गाइडलाइन काश्तकारों को दे रहे हैं कि ये ना हो कि ये एक साल अच्छा गुजर गया तो फिर ख़राबी का जी जी जी। तो थोड़ा मैं बता दूं, एक तो जो टेली कॉटन मैसेज के ज़रिए हम देते रहते हैं हर वक्त, यानी कि जो उस दिनों में हर 15 दिन बाद हमारी एक एडवाइज़री कमेटी होती है, और मुख्तलिफ़ एरिया पूरे मुल्क में जो कॉटन के मसाइल होते हैं उनके लिए मैसेज जाता है। जैसे आप कह रहे थे कि वो उर्दू पढ़ने वाले आम मोबाइल पे भी जाता है, तो दूसरे के अलावा। तो दूसरा यही मसाइल हैं जिसका आपने जिक्र कर दिया है कि जिसका ये आज़ाद मुल्क के आज़ाद बशिंदे हैं, जिसका जो दिल चाहता है ना वो कर लेता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे इस करने से मुझे तो फ़ायदा होगा, साथ वाले को नुकसान होगा। ये बात कोई नहीं है, इस पूरे मुल्क में ही कोई नहीं है। तो यही जो वजह है ये मसाइल बना रही है। मसलन जैसे अगेती काश्त है, ये लेस दैन 5% एरिया है, लेकिन इसके लगाने से हमारा जो 95% एरिया ना वो एक रिस्क पे चला जाता है। मसलन इसमें जो मेन रिस्क आ रहा है वो है गुलाबी सुंडी का, कि इसके दो तरह के कह लें लाइफ साइकिल हैं, एक शार्ट डायापाज वाला, एक लॉन्ग वाला। जो शार्ट वाला है ना वो उस अगेती काश्त पे ही आता है, तो जैसे वो उसको मिल जाएगा। इसका होस्ट सिर्फ कॉटन ही है, सिंगल होस्ट है और कोई होस्ट नहीं है। अगर कॉटन उस वक्त मौजूद ना हो जिसकी वजह से हम रोक रहे होते हैं कि ये जो अर्ली वाले वो ना लगाएं, वो एक किस्म की नर्सरी पैदा हो जाती है गुलाबी सुंडी के लिए अगली फसल के लिए जो रूटीन में आनी है 95% एरिया पे जो आ रही है। तो ये सिर्फ चंद लोग अगर या तो उसको मैनेज इतना अच्छा करें कि वो पैदावार यानी कि उसकी अगली नस्ल ना आए, या ये करें या फिर ना लगाएं तो बेहतर है। तो पूरी दुनिया में जिसकी आप भी सारे मिसालें देते हैं कि वहाँ ये होता है, वहाँ एक फिक्स कर दिया जाता है कि इस डेट तक सोइंग होनी है, इसको इसने हार्वेस्ट होना है। आपकी बात काश्तकार मानता नहीं है क्या? मसला क्या मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जिनको समझ आती जा रही है वो मानते जा रहे हैं। तो कॉटन जो है ये पेरिनियल और ज़ीरो फाइट प्लांट है। ज़ीरो फाइट ऐसा कि यानी सहरा का पौधा है, इसको खुश्क और गर्म मौसम चाहिए। तो जो हमने साथ दूसरी क्रॉप्स लगा रही हैं ना, जो काश्तकार भाई कह रहे थे कि ये वो परफॉर्मेंस नहीं, अगर एक साइड पे आप गन्ना लगा लें, एक साइड पे मकई लगा लें, एक राइस लगा लें, दरमियान में 1 एकड़ जितने मर्जी अच्छा आप कॉटन का लगा दें, वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो बाग में भी कपास लगाई होती है। ऐसे वो पुरानी बातें हैं जब बाग थोड़े होते थे, ठीक है। अब यही कॉटन वाले भी कहते हैं कुछ लोग कि गन्ना तो पहले भी होता था। पहले एक अगर गाँव में 1000 एकड़ हैं तो कितने एकड़ पे होता था? 2-4 एकड़। वही जो लोग गुड़ बना लेते थे, शक्कर बना लेते थे। इस तरह नहीं था कि जिस तरह ऐसे के पूरे एकड़ के एकड़ ही लगे। तो ये एक एनवायरनमेंट चेंज करता है जो कि कॉटन के बिल्कुल उलट है। जैसे अगर मछली है उसको पानी चाहिए, आप उसको बाहर रख दें, कहें ये ज़्यादा बढ़नी चाहिए, ये अब ये कंसेप्ट चला रहे हैं। दूसरा ये कि अगर एक बकरी है उसको पानी नहीं चाहिए, आप उसको दरिया में फेंक दें कि ये इसको अच्छा तरह रहना चाहिए कि ज़्यादा पानी मिल रहा है। अब कॉटन के साथ ये कर रहे हैं और ब्लेम जा रहा है कहीं और कि वो हो रहा है। मेरा ख्याल है कि जो तहकीकी इदारे हैं वो तजर्बे नहीं कर रहे, तो फिर काश्तकार ने अपने तजर्बे खुद शुरू कर दिए। वो तजर्बे हम करते हैं ना सारे, ऐसी बात कोई नहीं है। मसलन और बता दूं आपको कि रेजिस्टेंस आ रही है जो पेस्टिसाइड को कह रहे हैं, वो इसलिए आती है कि एक ही पेस्टिसाइड जब बार बार यूज़ होती है। तो इस मुल्क में सबसे पहले से पिछले 30 साल से जो इंसेक्ट्स के अंदर रेजिस्टेंस आ रही है ना, वो हम ही स्टडी करते हैं और कोई नहीं करता। ठीक है। तो इसलिए हम बता देते हैं कि इस इलाके में हर एरिया वाइज हम सैंपल लेते हैं कि कौन से एरिया में कौन सी स्प्रे सूटेबल है। ये शेड्यूल भी बना होता है। अगर इम्प्लीमेंट जो है वो फार्मर ने करना है, फार्मर ने लेनी है पेस्टिसाइड डीलर से, तो वो उधार आनी है, तो वो डीलर की मर्जी से करेगा। डॉक्टर शफकत साहब ये भी जवाब दीजिएगा, और साथ एक छोटा सा मैं ऐड कर दूं कि गुलाबी सुंडी जो है वो कपास की तबाही में एक बड़ा सबब बनी है, बहुत बड़ा। आपसे ये गुलाबी सुंडी कंट्रोल नहीं हो पाई? होती है सर। हम यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से गुलाबी सुंडी के लिए स्प्रे नहीं करते। अच्छा, ठीक है ना, एक स्प्रे करते हैं, उससे हम मैनेज करते हैं, ठीक है ना, पूरी कॉटन जेसिड के लिए। अब तो बायो पेस्टिसाइड पे हम आ गए। हमने पिछले साल भी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की थी, मगर उस पे पीबी रोप्स हमने कहे थे। पीबी रोप्स एक ऐसा केमिकल है जो खुशबू है, जो हम
कपास के अंदर लगा देते हैं, जिसकी वो खुशबू से जो गुलाबी सुंडी ट्रैप है, है। ट्रैप समझ लें, वो उनको मेट नहीं करने देता, जिसकी वजह से वो एग लेइंग नहीं करता ना उधर। अर्ली काटन से ही प्रॉब्लम शुरू हुआ। जब 2010 में बीटी लॉन्च हुई, उससे ऑनवर्ड, तो उस वक्त पिंक बोलवर्म का अटैक नहीं होता था, क्योंकि बीटी थी वो पिंक बोलवर्म को भी मैनेज करती थी, बाकी अमेरिकन बोलवर्म को भी, स्पॉटेड बोलवर्म को भी करती थी मैनेज। वक्त गुजरने के साथ साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, अर्ली काटन में पिंक बोलवर्म आ जाती थी, फिर आगे 95% जो सीजनल काटन लगती थी वो होती थी। स्प्रे करना हमने छोड़ दिया, हमने कहा नहीं, पिंक बोलवर्म सारे कीड़े कंट्रोल हो गए, ये साथ साथ इसके अंदर मुदाफ़ियत आना शुरू होगी बीटी के अगेंस्ट। इसने बीटी को खाना शुरू कर दिया। 2015 से ऑनवर्ड ये तो अल्लाह आ गया कि भी लो जी, अब मुझे बीटी कुछ नहीं कहती। और इस वक्त तक भी सिचुएशन यही है कि कोई बीटी वैरायटी इस वक्त अवेलेबल नहीं है जो पिंक बोलवर्म को कंट्रोल कर डॉक्टर सके। साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया जी सर। इस पे मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। कपास ऐसा मौजू है जो कपास और ज़राअत दोनों ऐसे मौजूआत हैं जो ना ख़त्म होने वाले हैं, और हमेशा कोशिश रहती है कि इसमें बेहतरी आए। मोहम्मद इलियास साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर शफ़क़त साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहिद साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।